हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं एक बार फिर से आपके लिए फिजिक्स का पार्ट 5। गाइस, इससे पहले पार्ट 4 हो चुके हैं फिजिक्स के, ये पार्ट आपका 5 है फिजिक्स का। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो पहले देखते हैं मोटिवेशन थॉट और फिर इसके बाद करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन। आपको पता है 30 क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं किसने लिखा है, काजल ने। प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी। बहुत अच्छी बात, अपने गोल पर फोकस करो, प्रॉब्लम पर नहीं। देखो, अगर प्रॉब्लम पर फोकस करोगे ना तो कभी प्रॉब्लम कमी नहीं होंगी आपकी। चलो देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है पहले। विद्युत परिपथ में फ्यूज को क्या होता है? गर्म तार में लगाया जाता है, उदासीन तार में लगाया जाता है, भू संपर्क जार में लगाया जाता है, या फिर कहीं भी लगाया जा सकता है, इसका कोई अंतर नहीं होता। तो विद्युत परिपथ जो होता है आपका, मतलब जहाँ धारा बहती है, वो उसमें फ्यूज को कहाँ पर लगाया जाता है? ये उदासीन है आपका। क्या है? उदासीन। देखो, इसमें मैं आपका टाइम देता हूँ 10 से 20 सेकंड, 30 सेकंड तो लेता ही हूँ, ताकि आप सारे ऑप्शन आराम से पढ़ सको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गर्म तार में लगाया जाता है। फ्यूज को गर्म तार, पॉजिटिव तार में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्यूज के बार बार फूक जाने पर इसे, ये बार बार है, बार और 4 नहीं है, ठीक है, बार। तो फ्यूज के बार बार फूक जाने पर इसे पतले फ्यूज तार में बदल देना चाहिए, मोटे तांबे के तार से बदल देना चाहिए, कागज़ को क्लिप से बदल देना चाहिए, या बिजली के मिस्त्री को बुलाकर इसे क्या कर देना चाहिए? ठीक करना चाहिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्यूज के बार बार फूक जाने पर इसे क्या करना चाहिए? देखो, ये फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में आपको जो आंसर देना होता है वो सोच के देना होता है। साइंस का देखो, क्वेश्चन जो भी हो, साइंस में जल्दी आंसर मत देने की कोशिश करो, इससे पहले ऑप्शन जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि साइंस चीज़ थोड़ा सा अलग होती है। आपका हिस्ट्री नहीं कि एक ही चीज़ होती है, इसमें एक टर्म्स की, एक वर्ड की 1000 मीनिंग होते हैं साइंस में। तभी ये इसी वजह से बोलता हूँ कि आंसर जो दो बोले आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं। सबके आंसर दिख जाते हैं, कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जब भी देखो फ्यूज का बार बार फूक जाने पर इसे आप किसी चीज़ से बदलोगे तो फिर जाहिर सी बात है फूक जा रहा, तांबे के तार से किसी से भी नहीं बदला जा रहा, फूक जा रहा, तो इसे क्या करोगे? बिजली के मिस्त्री को बुलाकर ठीक करना चाहिए। देखो कैसा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट समझने का फिर था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फ्यूज के तार का पदार्थ होता है, कैसा होता है? उच्च प्रतिरोधकता का होना चाहिए तथा निम्न गलनांक का होना चाहिए, उच्च तन्यता का होना चाहिए, उच्च गलनांक का होना चाहिए, या निम्न प्रतिरोधकता का होना चाहिए। तो फ्यूज के तार का पदार्थ कैसा होना चाहिए, ये पूछा है। देखो गाइस, जो लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, रेलवे वालों के लिए ये साइंस के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे आपके ग्रुप डी और आपका एनटीपीसी, दोनों में डायरेक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से बिल्कुल लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। देखो, हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाए जाएं और अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी कराई जाए, कोई क्वेश्चन छोड़ा ना जाए। देखो, कराने को मैं भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन करा सकता हूँ, जो मतलब आप सालों से पढ़ते चले आए, लेकिन अब उनका क्रेज़ ख़त्म हो गया। अगर जिन लोगों ने लास्ट ईयर ग्रुप डी का पेपर दिया होगा, मैंने ये बात पहले भी बताई, तो उन लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी का पेपर कैसा आया था, साइंस का ही। साइंस मतलब पेपर ग्रुप डी का देने जा रहे तो इतना टफ है, फिर और लेवल तो बढ़ गया, जाहिर सी बात है। तो इसी वजह से जितनी देखो नॉलेज अलग से मिले, उस चीज़ को गेन करने की कोशिश करो, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अगर कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, उस चीज़ को ज़्यादा फोकस मत करो कि नहीं समझ में आया, तो दूसरी बार वो चीज़ आएगी, अपने आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उच्च प्रतिरोधकता का होना चाहिए तथा निम्न गलनांक का होना चाहिए। प्रतिरोधकता का मतलब जानते हो, जैसे कि जो कोई धारा बह रही है,
धारा के विरुद्ध कार्य करना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाती है। और गलनांक क्या कहना चाहता है, मतलब गलना, जैसी लाइट आई और उसमें कोई बाहर अंदर कोई आपका सर्किट हो गया, मतलब आग वगैरह लग जाती है कभी कभी, तो एक साथ फ्यूज़ क्या हो जाता है, फूक जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो तार होता है वो गला हुआ होता है, एक साथ फूक जाएगा। और उच्च प्रतिरोधकता होती है, मतलब रेजिस्टेंस होता है। अब देखो ये बात जो है फिजिक्स वाले समझते होंगे, आप जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी वो उनके ऊपर से चली गई होगी। लेकिन आप कोई परेशान ना हो, देखो नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बुक है ना, उससे पढ़ लेना। बाकी जो सर से आपने कोचिंग में साइंस पढ़ी होगी उससे भी आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एक पावर सर्किट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उपकरण खराब हो सकते हैं, अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है, उपकरणों को उनकी अंकित या आपूर्ति वोल्टता पूरी नहीं मिल पाएगी, उपकरणों को उपयुक्त ये क्या है आपका, विद्युत धाराएं नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, देखो गाइस जहाँ पर भी गलत है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये यहाँ पर गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अति तापन, मतलब कि अधिक जो है तापन की वजह के कारण बिजली की वायरिंग क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा एक ही सॉकेट पर काफ़ी चीज़ें आप लगा दोगे, फ्रिज भी चला रहे, कूलर भी चला रहे, एक ही सॉकेट से चलाओगे तो फिर जाहिर सी बात है वो क्या हो जाती है, वायरिंग गर्म पड़ जाती है और ख़राब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विद्युत उपकरण को भूसंपर्कित, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, ज़मीन में लगाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं भूसंपर्कित किया जाता है, जिससे क्या होता है, किसी खराबी से उपकरण को बचाया जा सके, बिजली का झटका ना लगे, बिजली की खपत कम हो या फिर लघु पतन ना हो। ये आपका लघु पतन है। तो विद्युत उपकरण को भूसंपर्कित किया जाता है जिससे क्या हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लघु पतन ना हो, मतलब कि विद्युत जो है वो धरती में चला जाए, जिससे क्या होगा, करंट नहीं लगेगा। इसी वजह से आपका ज़मीन में देखा होगा आपने तार लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, विद्युत बल्ब लैंप का तंतु तप्त होकर श्वेत हो जाता है जबकि प्रवेशी संयोजी तार केवल हल्का सा ही गर्म हो पाता है, क्योंकि संयोजी तार क्या होता है, में अपेक्षाकृत कम धारा प्रवाहित हो पाती है, का प्रतिरोध बहुत कम होता है, का गलनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है, या फिर एक ऑप्शन और है आपका, श्याम लौह का बना होता है। क्वेश्चन बड़ा है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है बना हुआ वो तप्त होकर श्वेत हो जाता है, सफ़ेद पड़ जाता है, जबकि जो प्रवेश संयोजी तार होता है वो हल्का गर्म ही पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक साधारण, ये आपका होगा फ्लोओरेसेंस, ये ऐसा नहीं है, ये आपका इस तरीके से लिखा है फ्लोरोसेंस, जिसे प्रतिद्युति भी बोला जाता है। प्रतिद्युति का मतलब होता है कोई बाहर से आपने किसी चीज़ पे प्रकाश डाला और उस चीज़ ने प्रकाश उतनी देर के लिए उत्पन्न कर दिया, जैसा कि आपका क्या है, बल्ब। ठीक है, ट्यूब, तो ट्यूब में क्या होता है, सोडियम बाम भरी होती है, सोडियम वाष्प भरी होती है, निम्न दाब पर आर्गन भी होती है, निम्न दाब पर पारा वाष्प भरी होती है, या फिर ये क्या है लास्ट वाला आपका पारा। ठीक है गाइज, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, लेकिन गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप जैसे कि नोट जो लोग करते होंगे उन्हें दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आप वैसे ही लिख लो। सोडियम वाष्प भरी होती है, निम्न दाब पर आर्गन होती है, निम्न दाब पर पारा वाष्प होती है, या फिर ये वाला आपका ऐसे है
पारा ऑक्साइड और नियॉन भरा होता है, पारा ऑक्साइड और नियॉन भरा होता है। तो एक साधारण फ्लोरोसेंस प्रतिदीप्ति ट्यूब में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निम्न दाब पर पारा बाष्प भरी होती है। ये घड़ी नहीं, भरी होती है। जो लोग नोट कर रहे होंगे वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है? विद्युत, लौह व इस्पात, खिलौना, कांच व मृद भांड। तो किस उद्योग में अभ्रक का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विद्युत के रूप में होता है कच्चे पदार्थ का। अच्छा, ये जो अभ्रक होता है आपका, अभ्रक जो होता है विद्युत का क्या होता है? अचालक होता है। विद्युत का अचालक होता है, मतलब कि बैड कंडक्टर होता है। और ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर होता है अभ्रक आपका। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्रक जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। और ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। परमाणु की प्रभावी की त्रिज्या होती है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। तो परमाणु की प्रभावी की त्रिज्या कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10⁻⁻10 मीटर होती है, यानी कि, और इसे बोल सकते हैं 10⁻- या फिर 10⁻−8 सेंटीमीटर भी होती है, क्योंकि वो 200 जो है ऊपर जाके कम हो जाएंगे। ठीक है, 10⁻10 मीटर होती है या फिर 10⁻−8 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक धात्विक क्या है? लक्ष्य है, टारगेट पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने में उत्पन्न किरण का मान नाम है। आप समझ रहे हो? ये ऊर्जा, ये टारगेट आपका, बरगेट नहीं है, ये टारगेट। जैसे कि आपकी कोई रेज इस तरीके से गई और ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन है और इस पर टकराने पर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर टकराई, तो ये किरण का नाम क्या होगा? एक किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर एक्स किरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक्स किरण। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? WJ रॉन्टजन ने की थी। चलो देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दो प्रोटॉनों धन आवेशित कणों के मध्य बल जो होता है वो कैसा होता है? जो प्रोटॉन होते हैं उनके बीच धन आवेशित कणों के मध्य बल कैसा होगा? ऑप्शन पढ़ना है, फिर आंसर देना है। होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इनके मध्य अंतराल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। इसमें हम एग्जिट नहीं कह सकते कि मतलब प्रतिकर्षण ही होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। इसी वजह से ये क्वेश्चन लिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आप जो है प्रतिकर्षण लगा देते कि प्रोटॉन मतलब प्लस प्लस है, एक जैसा होगा तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें पता नहीं होता है प्रतिकर्षण होगा या अर्थ आकर्षण होगा।
यूरेनियम 235 नाभिक जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, में क्या होता है? 235 प्रोटॉन में होते हैं, 235 न्यूट्रॉन होते हैं, 235 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर दो प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के बल संख्या जो होती है वो 235 होती है। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। देखो गाइज, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपके। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखो अगर इसमें से आप 30 क्वेश्चन मान लो हैं, अगर 30 में से आप 15 भी अचीव कर गए तो मैं मानता हूँ आपकी साइंस बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आपके किस लेवल के हैं। और एनटीपीसी या ग्रुप डी में आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो एग्ज़ाम की चिंता मत करो कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब होगा या इसका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होना ही होना है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम अब नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जब आपको टाइम मिल रहा है तो उस चीज़ का सही यूटिलाइज़ करो और सही से स्टडी कर लो। जो चीज़ नहीं समझ में आती है, जिस चीज़ में आप वीक हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में हो, किसी टॉपिक में हो, तो फिर आप उस चीज़ को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों के बल संख्या 235 होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। एक भारी नाभिक न्यूक्लियस के तात्क्षणिक विघटन को परिघटना क्या कहते हैं? विघटना विका रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, नाभिक विखंडन कहलाती है, नाभिक संलयन कहलाती है, या फिर अंतःस्फोट इम्प्लोजन कहलाती है। ये आपकी क्या है? भारी। एक भारी नाभिक जो होता है न्यूक्लियस के तात्क्षणिक विघटन, जो न्यूक्लियस होता है आपका उसका मतलब विघटन हो जाए तो वो क्या कहलाता है? तो परिघटना क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए विघटन विकार रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। नाभिक में परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग किरणें कौन सी हैं? अवरक्त किरणें, प्रकाश के तरंगे, एक्स किरणें, या फिर गामा किरणें। तो परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 15। यूरेनियम के दो समस्थानिक SU/RU में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। यूरेनियम के दो समस्थानिक में थोड़ा सा गेस करोगे, आंसर दे दोगे इसका। देखो यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं आपके कैसे? 235 ये आपका परमाणु भार हो गया, और 92, और एक आपका होता है दूसरा 238 होता है परमाणु भार, और उसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है? 92 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है। आपने पढ़ा है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन उसकी क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक की संख्या बराबर होती है। तो फिर परमाणु संख्या जो है, परमाणु क्रमांक की संख्या कितनी है? 92। तो बराबर किसके हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? परमाणु प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 16। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? ऐसे पूछा है। देखो सारी चीज़ें एक सी हैं, लेकिन आंसर थोड़ा सा सोच समझ कर देना है। यह आपका जीवाश्मों है, थोड़ा बहुत समझ लिया करो गाइस, एडजस्ट कर लिया करो। देखो अभी क्या है ना कि अभी प्रॉपर तरीके से कोई वर्किंग नहीं है। आपको पता है कि इस कोरोना की वजह से हर चीज़ ही डाउन है। कोई अभी टाइपराइटर नहीं बैठा, हम ही लोग टाइप करते हैं, फिर देखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपके लिए देखो जितना पॉसिबल हो रहा है, परीक्षा गुरु की टीम आपको पढ़ा सक रही है, मतलब ये भी फ्री में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जीवाश्मों के आयु निर्धारण हेतु किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? यूरेनियम काल निर्धारण हेतु किया जाता है, कार्बन काल निर्धारण से किया जाता है, परमाणु घड़ी की सहायता से किया जा सकता है, या फिर जैव घड़ी की सहायता से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूरेनियम काल निर्धारण हेतु किया जा सकता है। देखो और सुन लो थोड़ी सी इसके रिलेटेड। पृथ्वी, पहाड़, चट्टान, पुरानी इमारतें, भवन इत्यादि की आयु जो होती है वो यूरेनियम डेटिंग विधि से ही ज्ञात की जाती है। ठीक है, याद रखना, जो पुराने चट्टान, पहाड़, इमारत होती है सभी की जो पता लगाया जाता है वो किससे लगाया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। समृद्ध इनरिच्ड यूरेनियम निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है? यूरेनियम 233, 235, 238 या फिर 239? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूरेनियम 235 के समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। नाभिकीय रिएक्टर में चिमंदक का कार्य है। नहीं, ये चिमंदक नहीं होगा, ये विमंदक होगा। जो मंदक होता है विमंदक। ठीक है, याद रखना। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य क्या है? द्वितीयक न्यूट्रॉनों की संख्या को विमंदित करना, द्वितीय न्यूट्रॉनों को धीमा करना, विखंडनीय नाभिकों की संख्या में वृद्धि करना, या फिर विखंडन अभिक्रिया का नियंत्रण करना। तो नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यूट्रॉनों की संख्या को धीमा करना। अच्छा देखो, आपने नाभिकीय रिएक्टर बहुत सुना होगा, नाभिकीय रिएक्टर, लेकिन आपको मतलब ऐसा क्या होता है कि देखो बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते होगे लेकिन कुछ चीज़ें आपको बताई नहीं जाती हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा। पढ़ा तो आपने बहुत होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा। नाभिकीय रिएक्टर होता क्या? इससे जो है बिजली उत्पादन में सबसे ज़्यादा मदद ली जाती है। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी रिएक्टर होता है जिससे क्या नाम है, पानी को ठंडा किया जाता है, गर्म किया जाता है, बहुत सारी रिएक्शन कराई जाती हैं। बिजली उत्पादन में मेनली यूज़ लिया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में इसका कार्य होता है। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या करते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो मंदक के रूप में कार्य करते हैं, उसकी गति को धीमा करने का कार्य करते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं, एज अ कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 20। पृथजनक ब्रोडर रिएक्टर वह है जिसमें क्या होता है, विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है, विखंडनीय पदार्थ की बिल्कुल आवश्यकता ना हो, केवल भारी जल का प्रयोग हो, उपयुक्त में से कुछ ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 21। परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण क्या है? द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन है, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन है, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन है, या न्यूट्रॉनों का प्रोटॉनों में परिवर्तन है। ये ऊर्जा है। ठीक है, ये कर्जा बार बार आ जाता है। अच्छा, एक कर्जा आ गया, मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं बता देता हूँ। जो ये कर्जा आ गया ना, आपने देखा होगा अवकाश से बड़े जो दिखावे होते हैं वो इंसान को किस में ले जाते हैं, कर्ज में ले जाते हैं। देखो, अब ये मत सोचना कि फिजिक्स वाला चल रहा है, कहाँ फिलोसफी में चले गए, ऐसा होता है। क्योंकि ये कर्जा बार बार आ रहा था, मैंने इस वजह से बता दिया। देखो, आपके लिए जितना सीखोगे आप उतना ही कम है। यही तो मकसद होता है कंपटीशन का, अब वैसे भी लाइफ का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। जो परमाणु विस्फोट होता है उसमें जो भी कोई नहीं गाइस, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था उसमें ऐप में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था, ये बता रहा था, मतलब जो परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण क्या होता है, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जो आपका द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसी वजह से अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सूर्य में ऊर्जा की जनन की प्रक्रिया है, जो सूर्य में ऊर्जा होती है उसकी प्रक्रिया क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का संलयन है। ठीक है, सूर्य के ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया हाइड्रोजन का संलयन है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या बोलता है। निम्नलिखित में से आइंस्टीन की खोज किया है। आइंस्टीन ने खोज किसकी की है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं एक्स किरण, विघटन भिन्नता एवं सापेक्ष सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं सापेक्ष सिद्धांत, या फिर विघटन भिन्नता एवं एक्स किरण। ये आपका विघटन भिन्नता, मतलब कि जो विघटन होता है ना, टूटना, उसी को विघटन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं सापेक्ष सिद्धांत। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ा था, सापेक्ष सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो है ये। इन्हें इसके लिए शायद 1921 के आसपास देख लेना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, शायद प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था 1921 में नोबेल पुरस्कार। एक बार रीचेक कर लेना, कोई नहीं गाइस। देखो डेट का क्या होता है, डेट का मतलब ये थोड़ी है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसी सेम आएगी डेट, एक आपको अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर आप पीछे चले जाओ कि पुराने इतिहास में, तो आप पुराने इतिहास में जाते हो तो आपको पता रहता है कि 1100 ईस्वी पर ये था, 1200 ईस्वी पर ये था, बस इस वजह से आपको इस तरीके से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 को बोलता है, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, एंगस्ट्रॉम, किलोमीटर, समुद्री मील, या फिर प्रकाश वर्ष। बस क्वेश्चन गाइस 6 और बचे हैं आपके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर 10⁻16 मीटर भी कभी कभी हो जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है आपका, 10⁻−10 मीटर होता है। देखो जो ऑप्शन में आ गया मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और एक नॉटिकल मील, एक समुद्री मील कितना होता है, तो याद रखना 1.852 किलोमीटर, या फिर 1852 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25, जिस मंदाकिनी गैलेक्सी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा, आकाशगंगा, रेडियो मंदाकिनी, या फिर मैजलेनिया मंदाकिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आकाशगंगा, मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकट तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने वाला समय है 4.2 सेकेंड, 42 सेकेंड, 4.2 वर्ष, या फिर 42 वर्ष। देखो सूर्य के अलावा जो पृथ्वी के निकट तारे से जो प्रकाश आता है तो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। देखो आपको पता है सूर्य से जो प्रकाश आता है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट और 42 सेकेंड लगता है, यानी फिर या कह सकते हैं 500 सेकेंड का समय लगता है। लेकिन जो पृथ्वी के अलावा जो आपके तारे वगैरह होते हैं, बहुत सारे और भी मतलब चमकने वाले होते हैं पिंड वगैरह, तो उनसे जो प्रकाश आता है उसमें कितना समय लगता है। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी, 4.2 वर्ष लग जाते हैं पृथ्वी तक आने में। सोचो कितने धीरे रेस चलती होगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्न में से कौन सौरमंडल में नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु,
गिरह या फिर निहरकाएँ, निव्यूल बोलते हैं जिसे। तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निहरकाएँ जो होती हैं वो आपके सौरमंडल में नहीं है। ये क्या होती है? ये भी आपका गुच्छ मकीले गुच्छ और गैस का गुब्बार होता है। ये मतलब क्षुद्रग्रह भी ऐसा ही होता है, धूमकेतु भी ऐसा है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। और ये आपके सौरमंडल में नहीं है। ये मतलब होते तो गैस गुब्बार जैसा ही है, बट ये सौरमंडल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन से ग्रहों के उपग्रह इनकी परिक्रमा नहीं करते? मंगल और शुक्र, बुध एवं शुक्र, मंगल एवं बुध, नेपच्यून और प्लूटो, इनके उपग्रह नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बुध और शुक्र इनकी उपग्रह इनकी परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि इनके उपग्रह हैं नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते। क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, कोई नहीं, हमने छोटा कर लिया। हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व मतलब कि पिछला हिस्सा दिखाई देने का कारण क्या है? चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा आदि के बराबर होना, चंद्रमा का स्थिर होना, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा अवधि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि के बराबर होना, जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है चंद्रमा का उसी तरह नहीं करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा आदि के बराबर, परिक्रमा अवधि, ये आपकी आदि नहीं होगी, ये क्या होगी? अवधि के बराबर होना, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, हमें एक ही पीछे का हिस्सा चांद का दिखाई, चंद्रमा का दिखाई देता है। देखो अगर आपको क्वेश्चन आराम से समझना है तो बाद में देखो वीडियो अपलोड हो जाएगी, आराम से समझ लिया करो क्वेश्चन। ये पूरी थ्योरी बनी हुई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? रेल पटरियों के नीचे जो लकड़ी के पटरे होते हैं, स्लीपर इसलिए बिछाए जाते हैं जिससे ये झटकों को अवशोषित कर सके। फिश प्लेटों जोड़ पट्टियों को समुचित प्रकार से जकड़ सके, लोहे की पटरियों को समांतर बनाए रखें, या रेलगाड़ी के उत्पन्न दाब घटा सके। ये आपका दाब है, प्रेशर है। तो रेल की पटरी आपने देखा होगा, रेल की पटरी इस तरीके से होती है, और जो इधर उधर गाटर मतलब टाइप के होते हैं, नहीं लोहे के भी होते हैं, और लकड़ी के भी लगाए जाते हैं, और बीच में पत्थर होते हैं इस तरीके से। तो ये क्यों लगाए जाते हैं? ये जो आपके लकड़ी के होते हैं ये क्यों लगाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रेलगाड़ी के क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सकें। जो देखो प्रेशर होता है रेलगाड़ी का, ऊपर से वो जब ये लग जाते हैं, नीचे से ये पटले लग जाते हैं, तो क्या हो जाता है? प्रेशर, दाब जो हो जाता है वो कम हो जाता है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन खत्म हो गए। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इसमें आधे क्वेश्चन या उससे ज़्यादा या कम क्वेश्चन नहीं समझ में आते कि क्वेश्चन वाकई पूछा क्या गया, लेकिन कम से कम इतना तो है कि आपको क्वेश्चन पता तो लग रहा है कि हाँ ये भी साइंस का क्वेश्चन है, या फिर फिजिक्स का क्वेश्चन है, या फिर ये कंपटीशन में आता है। इतना तो पता लग ही रहा है। अब आपको मान लो 30 क्वेश्चन कराए, कोई बात नहीं, आपको 10 क्वेश्चन इसमें से समझ में आए कि हाँ 10 क्वेश्चन हमें समझ में आए। आपको 10 आज 10 समझ में आए, कल आपको 20 आएंगे, परसों आपको 30 समझ में आने लगेंगे, इस बात की गारंटी है। बस रेगुलर पढ़ते रहो, समझो। और थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है तो आप पहले थ्योरी भी पढ़ लो साथ साथ में, ठीक है। थ्योरी एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाते रहोगे, आराम से सब समझ में आएगा। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय एवरीवन।